Hello everyone, this is Abhinay Anand and welcome back to our YouTube channel Basic Concept of Geology. हम 2009 के IIT जैम के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 7 क्वेश्चन किए। सॉरी, थोड़ा डिले आ रहा है ये एपिसोड क्योंकि मुझे और भी वीडियोस अपलोड करने होते हैं, तो मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। अभी जैसे कि नेक्स्ट वीक मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो हो सकते हैं कुछ एपिसोड अभी रेगुलरली ना आए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में बना रहूं। गाइस, 2009 क्वेश्चन पेपर के साथ एक प्रॉब्लम है। फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो है रेगुलर है, उसके बाद गैप है 7th क्वेश्चन का, फिर डायरेक्ट 15th नंबर का क्वेश्चन है। अगर किसी के पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आइए हम देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, ये बेरेल मिनरल जो है ना, हमेशा आता था हमारे क्वेश्चन में, और मैं इसका हमेशा फॉर्मूला लिखा करता था, Be3Al2Si6O8। और मैं बताया करता था आपको कि दिस इज साइक्लोसिलिकेट। अगर आपको वो याद होता तो देखो, बेरेल का साइक्लोसिलिकेट, क्यू का 4। अब क्यू का 4 देखो, बस इसी में है। ज्यादा सोचना ही नहीं था आपको, आपको यहाँ से आंसर लगाना था। लेकिन हम सबको देखेंगे और डील करेंगे। मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद रखो। देखो, नीजू सिलिकेट सबसे पहले हमारा, नीजू सिलिकेट। तो ये सब एग्जाम्पल और ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। अभी हम कुछ ही नेक्स्ट वीक, शायद आई होप नेक्स्ट वीक, सिलिकेट मिनरल्स करने वाले हैं। उसका मैं वीडियो अपलोड करूंगा। वहाँ पे आपको काफी अच्छे से सारा एग्जाम्पल और सारा क्लियर करूंगा मैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आप रेशियो याद रखोगे तो आपको मिनरल का फॉर्मूला भी याद करने में बहुत ही आसानी होगी। मिनरलॉजी जिस दिन खत्म हो जाएगा, तो मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप किसी भी मिनरल का फॉर्मूला, विद इन सेकेंड आप किसी भी मिनरल का फॉर्मूला बोलोगे। अभी आपको 10 मिनरल का फॉर्मूला याद नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स देखना, आपको मैक्सिमम मिनरल्स के फॉर्मूला याद होंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, हम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ से हमारा आंसर देखो क्या होगा। नीजो सिलिकेट क्या है हमारा? नीजो सिलिकेट हो गया फॉस्फेटाइट, दैट इज ऑल्बिन। साइक्लोसिलिकेट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। फाइलोसिलिकेट क्या हो जाएगा? मस्कोवाइट। टेक्टोसिलिकेट क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज। तो अब यहाँ से मैच कर लो आप, पी का 3। तो वो भी एक ही ऑप्शन था, कोई भी एक इन दोनों में से पता होता तो आप लगा सकते थे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉक कंटेनिंग इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ प्लाजियोक्लेस, पायरोक्सिन एंड ऑल्बिन इज। तो ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले हमें ये नोटिस करना है कि ये जो कंपोजिशन दिया हुआ है किस रॉक का हो सकता है। देखो, इसमें पायरोक्सिन भी है, ऑल्बिन है, तो ये तो एसिडिक नहीं हो सकता। यही होगा, मैफिक होगा या फिर अल्ट्रा मैफिक होगा। तो अभी देखते हैं मैफिक और अल्ट्रा मैफिक का जो मेन केमिकल कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है। अभी जब अल्ट्रा मैफिक की बात करते हो आप, उसमें क्या होता है? उसमें आपका ऑल्बिन होता है प्लस क्लाइनोपायरोक्सिन प्लस ऑर्थोपायरोक्सिन होता है। ये मेन कंपोनेंट होते हैं अल्ट्रा मैफिक रॉक के। वेरस जब आप मैफिक की बात करोगे, उसमें क्या होता है? उसमें आपका ऑल्विन प्लस पायरोक्सिन। अब ये पायरोक्सिन में ऑर्थो और क्लाइनोपायरोक्सिन डिपेंड करता है कि कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा। पायरोक्सिन प्लस प्लाजियोक्लेस, तो ये प्लाजियोक्लेस होता है इसमें। तो इसका मतलब ये जो जो भी ऑप्शन होगा हमारा, वो क्या होगा? मैफिक रॉक होगा। आपने इग्निस पेट्रोलॉजी में ये ट्रायंगुलर डायग्राम मैफिक अल्ट्रा मैफिक रॉक का कंपोजिशन आपने जरूर पढ़ा होगा। तो आइए हम देखते हैं एक डायग्राम। तो इसमें हमारा है ऑल्बिन है, ऑर्थोपायरोक्सिन है एंड क्लाइनोपायरोक्सिन है। तो ये हमारा हो गया अल्ट्रामैफिक रॉक का क्लासिफिकेशन। यहाँ 100% ऑल्बिन होता है, यहाँ 100% ऑर्थोपायरोक्सिन होता है, यहाँ 100% क्लाइनोपायरोक्सिन होता है। अब यहाँ पे 90 है, तो ये ऑर्थोपायरोक्सिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑर्थोपायरोक्सिन यहाँ क्या है? 10% है। ओके,
10% यहाँ ऑर्थोपैरेक्सिन है और इस एक्सिस पे 10% जो है आपका क्लाइनोपैरेक्सिन है। इसके ऊपर ये 90% जो है ऑल्बिन है। तो हमारा एक ऑप्शन ड्यूनाइट भी है। तो ड्यूनाइट रॉक क्या होता है, जिसमें कि ऑल्बिन जो है मोर देन 90% होते हैं और बाकी जो 0 से 10% होते हैं वो बाकी के कंपोनेंट होते हैं। तो ऑल्बिन तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से कह सकते हैं। अभी देखो दूसरा ऑप्शन हमारा लैटरलाइट। लैटरलाइट भी अल्ट्रा मैफिक में ही आता है। तो इसके क्या कंपोजिशन होंगे, इसमें ऑल्बिन भी होगा, ऑर्थोपैरेक्सिन भी होगा, क्लाइनोपैरेक्सिन भी होगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बचा हमारे पास एनोर्थोसाइट एंड नोराइट। तो ये इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे मैफिक में आता है। तो अभी हम देखते हैं कि और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। देखो जब ये ऑर्थोपायरोक्सिनाइट और क्लाइनोपायरोक्सिन है, इनके बीच में वेबस्टराइट बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट रॉक है, इसको आप याद रखेंगे। वेराइट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्जबर्गाइट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, अभी इस अल्ट्रामैफिक रॉक को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पायरोक्सिनाइट एंड पेरिडोटाइट्स। पेरिडोटाइट्स वो होते हैं जिसमें कि मोर देन 40% ऑल्बिन होते हैं, वो पेरिडोटाइट होते हैं। यहाँ से जो ऊपर होगा मोर देन 40% ऑल्बिन, वो पेरिडोटाइट होगा। और जो 40% से लेस ऑल्बिन होगा वो पायरोक्सिनाइट में आएंगे, जिसमें कि ये ऑल्बिन पायरोक्सिनाइट, क्लाइनोपायरोक्सिनाइट, ऑर्थोपायरोक्सिनाइट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपको एक्सिस याद रखना चाहिए। कंफ्यूजन कहाँ पे होता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑल्बिन ऊपर है, ऑर्थोपायरोक्सिन इस साइड है। आपने ये डायग्राम तो याद कर लिया कि वेबस्टराइट यहाँ पे है, वेराइट यहाँ पे है, हॉर्सबर्ग किया। अगर आपने ये एग्जाम में मिस कर गए कि ऑर्थोपायरोक्सिन किस साइड है, क्लाइनोपायरोक्सिन किस साइड है, तो वहां पे आपके गलती करने के चांसेस होंगे। ये डायग्राम सबको याद होता है, बट जिन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की होती इस डायग्राम की, वो यही गलती करते हैं कि एग्जाम में फिर जब याद करते हैं तो ये ऑल्बिन तो ऊपर पता है, लेकिन ऑर्थोपायरोक्सिन और क्लाइनोपायरोक्सिन में भूल जाते हैं। तो क्लाइनोपायरोक्सिन क्या है हमारा, हमेशा राइट हैंड साइड में है, ऑर्थोपायरोक्सिन लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, तो ये हम याद रखेंगे, फिर उसके बेसिस पे आप ये डायग्राम याद रखो। अभी देखो एक और कंफ्यूजन क्या होगा, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनको ये डायग्राम याद होगा तो वो देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट ये तो बीच में आता है, इंटरमीडिएट कंपोजिशन है। बिना सोचे कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन लगा देंगे। तो ये भी कंफ्यूजन है कि इसलिए एक्सिस इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपोजिशन है। इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया कि अल्ट्रामैफिक में क्या होगा, मैफिक में क्या होगा। तो ये भी एक याद रखने का तरीका है। देखो जितना क्वेश्चन सही करने का है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसको गलत ना करें। तो ये लेफ्ट टू राइट हमारा नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये देखो ये है मैफिक रॉक का क्लासिफिकेशन, या फिर कह सकते हैं गैब्रोइक रॉक का क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखो क्या है कि ये प्लाजियोक्लेजेंड आ गया ऑल्बिन की जगह, अब यहाँ प्लाजियोक्लेज आ गया और यहाँ पे पायरोक्सिन। तो इस पायरोक्सिन में क्लाइनो और ऑर्थो दोनों आएगा और यहाँ पे ऑल्बिन आ गया। अगेन एक्सिस इंपॉर्टेंट है, प्लाजियोक्लेज यहाँ है। अब ये ऑल्बिन जो है हमारा राइट हैंड साइड में है और पायरोक्सिन है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये एक्सिस आप याद रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग किस एक्सिस पे क्या है वो याद रखेंगे। अब ये बीच वाला जो पार्ट है, ये देखो क्या है, इसमें क्या है, ऑल्बिन गैब्रो है, ऑल्बिन गैब्रोनाइट है, ऑल्बिन नोराइट है। तो ये नोराइट जो है सेंट्रल वाले पार्ट में आता है। और नोराइट क्या है कि नोराइट जो है वो एक गैब्रोइक रॉक में है, जिसमें कि हाइपरस्टीन जो होता है इज ग्रेटर देन क्लाइनोपायरोक्सिन। तो ये गैब्रो रॉक का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ से हमारा पता चल गया कि हमारा ऑप्शन होगा नोराइट। अभी एक ऑप्शन जो हमारा बच गया एनोर्थोसाइट। एनोर्थोसाइट काफी इंपॉर्टेंट रॉक है, इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव में। एक क्वेश्चन आता है एनोर्थोसाइट प्रॉब्लम करके, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं एनोर्थोसाइट क्या होता है। एनोर्थोसाइट वो रॉक होता है जिसमें कि प्लाजियोक्लेज मोर देन 90% होता है। तो प्लाजियोक्लेज ज्यादा होता है मतलब लाइटर मिनरल ज्यादा है, तो ये ल्यूकोक्रेटिक रॉक होता है, मतलब लाइट कलर के रॉक होते हैं। और प्लाजियोक्लेज में भी सी रिच होता है, और सी रिच में कौन सा होगा, लैब्राडोराइट, जिसमें कि आपको 50 से 70% तक सी एनॉर्थाइट कंटेंट होता है, जो लैब्राडोराइट होता है। ये इंटरमीडिएट है। तो यहाँ से ये याद रखेंगे कि प्लाजियोक्लेज में भी क्या, लैब्राडोराइट सी रिच होता है एनॉर्थोसाइट। और बाकी के जो 10% है उसमें आपका पैरोक्सिन आएगा, ऑल्बिन आएगा, मैग्नेटाइट होगा, इल्यूमिनाइट आएगा। ये सब होते हैं बाकी के 0 to 10% में। और ये जो है आपके दो एज में मिलते हैं, प्रोटोजोइक एनॉर्थोसाइट होता है और आर्कियन एनॉर्थोसाइट होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मून का लाइटर एरिया दिखता है वो एनॉर्थोसाइट का बना होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया कि दैट इज नोराइट। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बिल्कुल याद रखने वाला है, इसमें से काफी कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड मिनरल ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का ओड मिनरल पूछा गया। ये देखो ओड मिनरल तो आपको सबके याद होने चाहिए। अभी हम एक एक करके देखते हैं कि ये सब किसका किसका ओड मिनरल है। तो देखो ZnS ये जिंक का है, और पिंचब्लेंड को यूरेनिनाइट बोलते हैं, U O2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये यूरेनियम का ओर होता है। और कैसिटराइट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, SnO2 जो कि टिन का ओर है। उल्फरमाइड ये मैंने पिछले ही क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। उल्फरमाइड जो होता है वो टंगस्टन ओर होता है, FeMn टंगस्टन ओर होता है। तो ये टंगस्टन का ओर होता है उल्फरमाइड। तो ये याद रखेंगे आप ये सब। अब थोड़ा हमारा आंसर पिंचब्लेंड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल करते हैं। तो ये यूरेनियम और इसके साथ जो थोरियम होता है, जो रेडियो एक्टिव मिनरल है, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि मोड ऑफ अकरेंस इसका जो होता है ना, मोड ऑफ अकरेंस। और इसका कोई बड़ा सा डिपॉजिट नहीं मिलता, लार्ज अमाउंट में नहीं मिलता। ये जो इसके ओड होते हैं वो लेस देन 1% ही होते हैं, और ये काफी रेयर होते हैं। और देखो क्या है कि ये हाईली एक्टिव होते हैं। हाईली एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, ये अपने नेटिव फॉर्म में नहीं मिलते हैं। तो ये किसी न किसी के साथ एसोसिएट होता है। और ये जनरली किसके साथ होता है, ग्रेनाइट एंड पिगमेटाइट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ दिया जा सकता है कि हॉट रॉक मतलब किसके साथ एसोसिएटेड होता है, यूरेनियम डिपॉजिट या पिचब्लेंड। तो ग्रेनाइट या पिगमेटाइट मतलब कि एसिडिक रॉक के साथ होगा। और ये क्या है, इसके साथ जो होते हैं और भी रॉक मिलते हैं, कि जैसे कि टिन, कॉपर, लेड मिनरल्स, ये सब जो होते हैं हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट के द्वारा ये साथ में डिपॉजिट होते हैं। जब हम इंडियन डिपॉजिट के टर्म्स में बात करें, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिसेमिनेटेड टाइप होता है, वेन टाइप होता है, इनफिलिंग इन द ऑल्ट ग्लेशियर में होता है। अब ये इसका जो है सबसे ओल्डेस्ट जो हमारा माइन है इंडिया में, वो कहाँ पे था, वो था जादूगोड़ा इन सिंगभूम थ्रस्ट बेल्ट। याद रखेंगे आप, जादूगोड़ा में सबसे पहला यूरेनियम माइन था, जो कि सिंगभूम थ्रस्ट बेल्ट में आता है। तो इसके अलावा और कहाँ पे मिलता है, राजस्थान में मिलता है, सिंगभूम कॉपर बेल्ट में, अरावली रॉक में मिलता है, दिल्ली फॉर्मेशन में, खेतरी जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, खेतरी में भी मिलता है। इसके अलावा MP में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, झारखंड में जादूगोड़ा मैंने आपको बता दिया, आंध्र प्रदेश में मिलता है तुम्हारा पल्ला। तो इससे और रिलेटेड जब हम मिनरल डिपॉजिट करेंगे रेयर अर्थ के बारे में, अगर आपका सपोर्ट रहा तो काफी कुछ मैं लाने वाला हूँ इस चैनल पे। आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आपको आगे सपोर्ट करता रहूंगा। तो फिलहाल इतना काफी है यूरेनियम डिपॉजिट के लिए, और बाकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो, ये स्ट्रिक से रिलेटेड है, काफी इजी है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल मैं बता रहा था आपको, तब बोला था मैंने कि ये हेमेटाइट, और अभी तक में ये तीसरी बार है जब ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट स्ट्रिक रिपीट हो रहा है। इससे पहले हमें हेमेटाइट के बारे में पूछा था जाता था कि रेड ब्राउन स्ट्रिक किसका होता है। ये कलर ब्लैक होता है बट स्ट्रिक इसका रेड ब्राउन होता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये डिफरेंस होता है। उसी तरह स्पेराइट का देखो, ये क्या होता है, पेल, लाइट पेल जो होता है। स्पेराइट ZnS जिंक का ओर है, जो कि लाइट पेल कलर का इसका स्ट्रिक होता है। और मैग्नेटाइट दिखता भी ब्लैक है और इसका स्ट्रिक भी ब्लैक होता है। तो आंसर हमारा क्या है, मैग्नेटाइट है। और मेलाकाइट क्या है, ये कॉपर का हाइड्रोसोर है, CuCO3 CuOH का हॉल 2। और इसका क्या होता है, ग्रीन होता है। मेलाकाइट एंड हेचियोराइट आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से हमारा हो गया आंसर मैग्नेटाइट। स्ट्रिक देखो, ये सब चीजें ही बार बार रिपीट होती हैं, तो इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन इग्नियस रॉक ग्राफिक टेक्सचर फॉर्मेट। अभी देखो ये बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन इसी लेवल पे नहीं, IIT एग्जाम में पूछा गया है, ये UPSC में भी पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको समझने के लिए बहुत ही हम आसान भाषा में, इजी वे में, सिंपल वे में समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहेंगे, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। अभी अभी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफिक टेक्सचर होता क्या है। अभी देखो, एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, उसके थ्रू आप समझेंगे इसको। अभी क्या होता है कि हमने एक सिचुएशन लिया कि एक ग्रेनाइटिक मैग्मा है जिसमें कि H2O रिच है। तो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, ये H2O एलिमिनेट हो जाता है। तो जैसे ही ये H2O एलिमिनेट होता है, तो उसका क्रिस्टलाइज मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, या फिर कह सकते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो जो भी उसके कंपोनेंट होंगे, क्योंकि सडन जो है मेल्टिंग टेम्परेचर उसका इंक्रीज हुआ, या फिर कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो इस केस में क्या होता है कि रॉक के अंदर जो अलग अलग मिनरल्स हैं, उसको सेपरेटली फॉर्म होने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फिर ये क्या होता है कि इंटरग्रोथ टेक्सचर देता है। इंटरग्रोथ क्या मतलब हुआ, कि एक ही ग्रेन में आपको और भी ग्रेन देखने को मिलेंगे। एक कोई ग्रेन है, क्योंकि ये अलग अलग सेपरेट नहीं हुआ, सडन जो है कूलिंग इसकी स्टार्ट हो गई, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया, तो एक ही ग्रेन के ऊपर अलग अलग आपको देखने मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये ग्रेनाइटिक मैग्मा है, इसमें क्या होता है, क्वार्ट्ज और पोटेशियम फेल्ड्सपार रिच होता है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले अब बॉमेन रिएक्शन सीरीज को याद करो तो क्या होगा, सबसे पहले जो है कि फेल्सफायर आपका क्रिस्टलाइज होगा। तो क्योंकि अलग अलग टाइम नहीं मिला तो फिर उसी के ऊपर क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइज होने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक तो इंटरग्रोथ। देखो मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ, आप जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आप तो किसी भी बुक से कर सकते हो, लेकिन चीजों को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से ये इंटरग्रोथ टेक्सचर बनाया। तो अब इसमें क्या है कि ये जो आपका बेस है वो हमारा है केल फेल्डस्पार, और ये जो है ये बनेगा क्वार्ट्ज। तो यही रॉड शेप क्वार्ट्ज जब के फेल्डस्पार के ऊपर इंटरग्रोथ के द्वारा टेक्सचर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रेनोफायरिक। और ये रॉक को बोलते हैं ग्रेनोफायर, टेक्सचर को बोलते हैं ग्रेनोफायरिक टेक्सचर। अब यही ग्रेनोफेरिक टेक्सचर जो इसका कोर्सर वेरिएशन होता है उसको ग्राफिक टेक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ से ये इस तरह से ग्राफिक टेक्सचर फॉर्म होता है। अब इसी का एक स्पेशल केस होता है, यूनिफॉर्म नेचर होता है। जो क्वार्ट्ज होते हैं ना वो कंटिन्यूस क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो वो ऐसे लगेगा कि कोई सा लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो उसी को एक यूनिफॉर्म नेचर बोलते हैं उसका क्वार्ट्ज का। तो यहाँ से ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस हमने समझ लिया कैसे बनता है ग्रेनोफायरिक, और उसी के कोर्सर वेरिएशन को बोलते हैं ग्राफिक। ग्राफिक में स्पेशल जो अपीयरेंस होता है उसका यूनिफॉर्म नेचर, जो कि हैंड स्पेसिमेन में देखने मिलता है कि फेल्डस्पार रॉक के ऊपर क्वार्ट्ज का जो रॉडेड स्ट्रक्चर होते हैं उसकी वजह से यूनिफॉर्म नेचर उसका दिखता है। तो यहाँ से हो गया हमारा टेक्सचर, ग्राफिक टेक्सचर होता क्या है। तो यहाँ से अब क्या हो गया कि एक ही टाइम पे दो मिनरल जो है हमारे क्रिस्टलाइज होते हैं, के फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज। तो ये कंडीशन कब होता है एक साथ क्रिस्टलाइजेशन, वो होता है यूटेक्टिक कंडीशन में। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं यूटेक्टिक कंडीशन का डायग्राम देखते हैं, कि एक सिंपल सा डायग्राम लिया है, एग्जांपल लिया मैंने कि अभी देखो ये क्या है, टेम्परेचर एंड है, इधर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इधर जो है वेट परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट, मान लो कि यहाँ पे एक्स है मिनरल, यहाँ पे वाई है। तो ये इसका क्रिस्टलाइजेशन पाथ है। यहाँ पे जो है पहले जो वाई क्रिस्टलाइज होना इस पाथ पे शुरू होगा और इस पॉइंट पे आएगा। सिमिलरली जब ये टेम्परेचर यहाँ पे आएगा, तो सिमिलरली इस तरफ से जो एक्स वाला है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा। तो इस जोन में जो मिनरल बी प्लस लिक्विड है और इस सेक्शन में ए प्लस लिक्विड है, और यहाँ इसके नीचे ए प्लस बी दोनों सॉलिड फॉर्म में है। इसके ऊपर जो लिक्विड है इसके ऊपर है वो लिक्विड है, और सॉलिड है इसके ऊपर ये डिफरेंट डिफरेंट है। ये हम इग्नियस पेट्रोलॉजी में करेंगे इसको ज्यादा अच्छे से। फिलहाल मैं आपको एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जो जहाँ पे ये मिला और इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ से मिला, इसी को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। अब ये यूटेक्टिक पॉइंट होता क्या है, देखो ये एक फेज डायग्राम है। तो द यूटेक्टिक पॉइंट ऑन अ फेज डायग्राम वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ अलाउड फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ मैक्सिमम फेजेस क्या है कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं मैक्सिमम फेजेस, देखो ए हो सकता है, बी हो सकता है, प्लस लिक्विड हो सकता है। तो ये तीनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, और ये तब तक यहीं पे रहेगा जब तक कि एक फेज जो है डिसअपियर नहीं हो जाता। तो इसके बाद क्या होता है, लिक्विड वाला फेज डिसअपियर हो जाता है, तो इसके बाद हमें बस सॉलिड ए मिलता है, ए प्लस बी, लिक्विड वाला फेज एलिमिनेट हो गया। तो ये होता है यूटेक्टिक पॉइंट। तो यहाँ से दो मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं सेम पे, देखो ए प्लस बी हो रहा है, तो वही कंडीशन हमारा इसमें था, इसलिए ग्राफिक टेक्सचर बनता है। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। यू जब हम इग्नियस पेट्रोलॉजी करेंगे तो ये फेज डायग्राम हम बहुत आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान होता है ये सब, और बहुत ही मजा आएगा जब भी हम इसको करेंगे। अभी देखो यूटेक्टिक पॉइंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि काफी आगे हमको मिलेगा, देखना मैं श्योर हूँ कि वो मिलेगा। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछते हैं कि क्या होता है, वो होता है जीरो, दैट इज इनवेरिएंट। या तो पूछेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, या फिर पूछेगा इनवेरिएंट पॉइंट किसमें होता है, कौन सा होता है यूटेक्टिव पे क्या होता है। तो इनवेरिएंट होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है। ये भी हम फेज रूल में करेंगे, ये सब भी करेंगे। तो आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एक साथ सब कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमारा यूटेक्टिव कंडीशन आ गया। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आया होगा इसका बेसिक क्या है। बाकी डिटेल करना चाहते हो आप, किसी भी बुक को आप इसके बाद पढ़ो, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा।